हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने रिस्पिरेशन इन ह्यूमन स्टार्ट किया था, जिसको अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर में हम उसके जो पार्ट बच गए हैं उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये ब्रीदिंग प्रोसेस ना बच्चों कैसे होता है, मैकेनिज़्म क्या है, ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे लंग में पहुंचता है और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग से बाहर आता है। तो ये तो हमने पहले लेक्चर के अंदर किया था कि किस तरीके से ऑक्सीजन रिच टू सेल ऑफ आवर बॉडी, अल्वियोलाई के पास जाता है, फिर वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर के सेल के पास जाता है एंड वहाँ पर जा कर के जो है क्रेब्स साइकिल एंड जो भी टर्मिनल ऑक्सीडेशन वगैरह सारा कुछ पूरा होता है एंड देन एटीपी रिलीज़ होता है। दैट ऑल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कि क्या होगा आगे, कितनी एटीपी बनेगी। एंड इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो लंग है वो सपोर्ट करता है, स्पेस क्रिएट करता है ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके, क्या मैकेनिज़्म है। ओके, तो बच्चों जो प्रोसेस है ना ब्रीदिंग का, उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक तो इन्हेलेशन एंड दूसरा एक्सेलेशन। मतलब या तो हम सांस लेते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो या तो हम इन्हेलेशन करते हैं यानी सांस लेते हैं, जिसे आप इंस्पिरेशन भी बोलते हो, या तो फिर आप सांस छोड़ते हो यानी इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को अंदर लेते हो। तो बेसिकली क्या होता है उसके अंदर हम देखेंगे। तो जैसे ही आप इनहेल करते हो तो आप सांस ले के देखो, जब आप सांस को अंदर भरोगे तो आप देखोगे कि आपका रिब्स जो है अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है। रिब्स किधर मूव करता है बच्चों? अपवर्ड, यानी आप अपने लंग्स के ऊपर हाथ को रखो और फील करो, आपका रिब्स जो है अपवर्ड और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, एंड रिब्स के ये जो बीच में ना इंटरकोस्टल मसल होते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल जब बाहर की तरफ जाता है रिब्स तो खींचता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इंटरकोस्टल मसल को कंट्रैक्ट होने की वजह से रिब्स जो है अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है। डायफ्राम किधर जाता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट करता है और बिल्कुल नीचे की तरफ, इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है और ऐसे एकदम स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, और आप देख रहे हो जब रिब्स बाहर आएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, तो थोरैक्सिक कैविटी क्या होगा? जो एरिया है ना आपके लंग्स के अंदर का एरिया वो इंक्रीज़ कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है थोरैसिक कैविटी का। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई हमें कि इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिब्स को वो बाहर की तरफ खींचता है। ठीक है, अपवर्ड और आउटवर्ड। डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज कर जाता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा इसके अंदर का? जब कहीं पे भी आप वॉल्यूम को बढ़ा देते हो तो पहले से मान लो जितना भी इसके अंदर गैस अवेलेबल है, तो अब क्या होगा, उस गैस के लिए ज़्यादा एरिया हो गया ना, तो प्रेशर डिक्रीज जाता है। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर बाहर से अंदर की तरफ रश होगा, यानी बाहर से फ्रेश एयर अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब अंदर का प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज कर गया है, यानी और हवा अंदर जा सकती है। ठीक है, प्रेशर क्यों डिक्रीज हुआ बच्चों? वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज किया? क्योंकि लंग जो है हमारा एक्सपेंड किया। और लंग कैसे एक्सपेंड किया? जो रिब्स है वो बाहर की तरफ खींचा और डायफ्राम नीचे चला गया तो स्पेस बढ़ गया अंदर में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इन्हेलेशन के समय। अब हम देखेंगे कि एक्सेलेशन में क्या होता है। एक्सेलेशन यानी कि जब आप सांस छोड़ते हो, जब तो क्या होता है? एक्सेल करते हो, एक्सपायर करते हो, ठीक है, एक्सपिरेशन करते हो, तो क्या होता है? तो रिब्स किधर जाता है बच्चों? अभी अपवर्ड और आउटवर्ड जा रहा था ना, है ना, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब जाएगा डाउनवर्ड और इनवर्ड। डाउनवर्ड यानी कि अब रिब्स, अब इंटरकोस्टल मसल जो इसके बीच में है वो सिकुड़ जाएगा, मतलब रिलैक्स करेगा। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, अब क्या होगा? रिलैक्स करेगा। और जब ये आराम से रिलैक्स होगा तो लंग्स ने जो अपना एरिया इंक्रीज किया था रिब्स को बाहर की तरफ खींच के, और अब ये रिब्स जो है अंदर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, डायफ्राम जो ऐसे आ गया था ना वो अब ऊपर चला जाएगा।
तो डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा। और जब कोई चीज़ रिलैक्स हो गया तो अब जो एरिया इंक्रीज़ हुआ था हमारे लंग का, तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। यानी आप जस्ट उल्टा कर दोगे कि इंटरकोस्टल मसल जो है उस केस में, यानी कि जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और एक्सेलेशन में रिलैक्स करेगा। रिब्स जो है इनहेलेशन में अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहा था, इसमें डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेगा। डायफ्राम जो है इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और इसमें डायफ्राम रिलैक्स करेगा और अपवर्ड मूव करेगा। वॉल्यूम क्या हो रहा था बच्चों, पहले वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का इंक्रीज कर रहा था और यहाँ पे डिक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, तो इनहेलेशन में प्रेशर डिक्रीज कर रहा था और एक्सेलेशन में प्रेशर इंक्रीज कर गया है, ठीक है। और जब प्रेशर इंक्रीज कर गया तो जो एयर है इस लंग के अंदर, एयर बाहर की तरफ अब आएगा। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, होता रहता है ना। फ्रेश एयर का अंदर जाना, फिर ऑल एयर है उसका बाहर आना, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आप देख लो। क्या है एक्सपेरिमेंट? तो इनहेलेशन में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सेलेशन में घटता है ना। प्रेशर, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज़ करता है ना बच्चों, बाहर से हवा अंदर की तरफ मूव करती है, और जब प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो अंदर का हवा बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि हमारा इंटरकोस्टल मसल का, रिब्स का और डायफ्राम का क्या रोल होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इंटरकोस्टल मसल जो है रिब को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, यानी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। रिब्स जो है बेसिकली क्या काम है उसका, हार्ट और लंग जो थोरैसिक कैविटी के अंदर है उसको प्रोटेक्ट करना। एंड डायफ्राम जो है डोम शेप होता है, मस्कुलर का बना हुआ एक मस्कुलर शीट है, लंग के जस्ट नीचे होता है। एंड मेन मसल ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मेन मसल है, पुश करता है एयर को बाहर की तरफ और नीचे खींचता भी है, ठीक है। एंड थोरैसिक कैविटी को आपके एब्डोमिनल कैविटी से अलग भी करता है ये। तो इसके बेसिस पे हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक क्या एक्सपेरिमेंट है, आप यहाँ देखो। हमने एक बेल जार लिया है ना। एंड बेल जार के अंदर हमने एक वाई वाला ट्यूब, ये जो है ये भी लिया है, बैलून लिया है इसके अंदर, ठीक है, बेल जार के अंदर, है ना। यहाँ पे हमने रबर शीट लगा दिया, ठीक है। इनहेलेशन बिल्कुल इसको हमने कंपेयर किया अपने लंग से, जिस तरीके से हमारा 2 लंग होता है थोरैसिक कैविटी के अंदर। तो बेल जार को आप थोरैसिक कैविटी समझ लो, एंड बैलून इज़ लाइक आवर 2 लंग, ठीक है। तो रबर शीट को जब आप डाउनवर्ड, यहाँ पे जो रबर शीट लगा है, डाउनवर्ड पुल करोगे तो बैलून क्या होगा, आप देखोगे कि बैलून इन्फ्लेट कर गया। क्यों इन्फ्लेट कर गया? क्योंकि बैलून का वॉल्यूम जो है, जैसे ही रबर शीट को आप डाउनवर्ड पुल करोगे यहाँ से, तो यहाँ अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बैलून को भी ज़्यादा स्पेस मिलेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर यहाँ से क्या होगा ना कि हवा ज़्यादा अंदर आने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो, और प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा इनसाइड द बैलून, एंड बैलून विल बी इन्फ्लेट, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो कि जब इसको हम अंदर की तरफ पुश करेंगे इस रबर शीट को, ठीक है, तो पुश्ड अप, तो बैलून क्या होगा, अब अंदर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर गया, है ना। वॉल्यूम जब यहाँ का डिक्रीज़ करेगा तो बैलून जो है वो डिफ्लेट हो जाएगा, प्रेशर इसके अंदर का इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हमने इसको अंदर की तरफ पुश किया, तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, एंड वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ कर गया है। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, तो एयर यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएंगी। तो बिल्कुल हमारे लंग के लिए बेल जार एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है, और हमने इसे अपने लंग के अंदर की कैपेसिटी को, किस तरीके से हमारा जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म काम करता है, इस एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश की है। ओके, रिस्पिरेशन इन एनिमल, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि एनिमल के अंदर रिस्पिरेशन, अलग अलग एनिमल के अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। रिस्पिरेटरी सरफेस क्या है, तो रिस्चो की जहाँ से भी रिस्पिरेशन हो उसे हम रिस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। कैरेक्टर क्या है इसका कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए जहाँ से भी रिस्पिरेशन हो रहा है, थीन एंड मॉइस्ट होना चाहिए जिस एरिया से भी रिस्पिरेशन हो रहा है, ब्लड सप्लाई उसका रिच होना चाहिए, एंड परमेबल टू गैसेस, गैस उसके आर पर जा सके। तो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जहाँ से आप रिस्पिरेशन कर रहे हो, ओके।
एंड रिस्पिरेशन इन सिंपल एनिमल। हम लोग अब देखने वाले हैं कि कुछ एनिमल, सिंपल एनिमल जो यूनिसेलुलर है उसके अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है। अभी तो हमने बड़े एनिमल यानी मल्टी सेलुलर के अंदर रिस्पिरेशन देखा, सारा मैकेनिज्म। तो इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं कि कुछ और एनिमल हैं जो छोटे हैं, उनके अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है। तो आप देखो अमीबा जो कि यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, तो इनके अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है। तो बाय डिफ्यूज़न, जस्ट चूँकि इनका बॉडी यूनिसेलुलर है ना, बहुत छोटा है, तो जस्ट डिफ्यूज़न के थ्रू एकदम एयर इधर से गए और बाहर निकल गया, है ना। लेकिन हमारे बॉडी में डिफ्यूज़न के थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर बहुत सारे एक तो सेल हैं, तो एकदम से सारे लेयर को एयर क्रॉस करके नहीं जा सकता। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन से बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन से अंदर जाएगा। कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इन सिंपल एनिमल आप क्या याद रखोगे कि रिस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस। एकदम कोई नाक, कान, गला, सब कुछ नहीं है उसके अंदर रिस्पिरेशन के लिए, बस स्किन से रिस्पिरेशन, बॉडी सरफेस से एकदम से हवा आया और निकल गया उससे बाहर, है ना। अब यहाँ पे देखें कुछ और एनिमल है जिनका बॉडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे अर्थवॉर्म, लीच, हमारी तरह तो नहीं बट हाँ फ्रॉग, इनके अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है। ये एक क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करते हैं। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन से, तो ये स्किन से रिस्पिरेशन करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म को आप कभी देखोगे ना तो हमेशा गीला जगह पे रहना पसंद करेगा, और लीच भी ऐसे मॉइस्ट प्लेस पे क्योंकि इनका स्किन थोड़ा मॉइस्ट होता है ना, तो रिस्पिरेशन कर पाते हैं। अर्थवॉर्म को आप ड्राई प्लेस पे एकदम से डाल दो तो ये मर जाएगा, ठीक है। और जब फ्रॉग पानी में होता है तो पानी के अंदर ऐसे तो लंग से रिस्पिरेशन करता है, लेकिन पानी के अंदर होता है तो वो क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करेगा, है ना, अपने स्किन से सांस ले लेता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू मॉइस्ट स्किन, तो इनके अंदर ना मॉइस्ट स्किन से गैसेस एक्सचेंज होता है। देखो जैसे स्किन है, स्किन में ऑक्सीजन जाएगा, स्किन से ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, इन एंड आउट होता रहता है, ठीक है। स्किन से ही सांस लेते हैं। ब्रैंकियल रिस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, जैसे फिश के अंदर रिस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स, है ना। प्राउन के अंदर भी है रिस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स। क्रैब के अंदर तो जो गिल से सांस लेता है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रिस्पिरेशन, ठीक है। और इनके अंदर जो है फास्टर होता है रिस्पिरेशन, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट लेस होता है ना। तो जैसे हवा में तो ऑक्सीजन बहुत है, पानी के अंदर तो ऑक्सीजन बहुत कम होता है। इनको ऑक्सीजन चाहिए तो जल्दी जल्दी पानी को अपने अंदर गिल्स में लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं ताकि फास्टली ऑक्सीजन उनके अंदर जा सके। वाटर इंटर थ्रू द माउथ से वो सांस लेते हैं एंड गिल से बाहर निकल जाता है, और इतनी देर में ऑक्सीजन जो डिफ्यूज़ कर जाएगा उनके बॉडी में, ब्लड में चला जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड उतनी देर में बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फिश है, तो फिश माउथ से, है ना, वाटर इंटर ले करता है इसमें, ठीक है, यानी वाटर के साथ ऑक्सीजन भी गया और गिल से ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। गिल से पानी को बाहर निकालता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालेगा। वाटर इन एंड आउट करता रहता है, यानी कि ऑक्सीजन इन एंड आउट करता रहता है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। हम जरा प्लांट के बारे में देख ले एक बार, तब कंपैरिजन कर लेंगे। तो प्लांट के अंदर बच्चों, प्लांट के अंदर रिस्पिरेशन जो है वो कैसे होगा, तो आपने देखा होगा कि प्लांट जो है रिस्पिरेशन करता है थ्रू स्टोमाटा, और स्टोमाटा कहाँ होता है, प्लांट के लीफ में होता है, ठीक है। टाइनी पोर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन विल इंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड विल इंटर तो ऑक्सीजन विल कम आउट। ऐसा नहीं है कि वो सांस नहीं लेते हैं, हम वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और लेकिन फोटोसिंथेसिस के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि प्लांट खाली कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्लांट ऑक्सीजन भी लेता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कोई स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, बस स्टोमाटा है, उसके अंदर डिफरेंट प्लांट पार्ट एक्सचेंज गैसेस इंडिपेंडेंटली, और ये अलग अलग प्लांट पार्ट, जैसे लीफ तो स्टोमाटा से ले लिया, ठीक है, लीफ तो स्टोमाटा से ले लिया। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, लीफ तो स्टोमाटा से ले लिया थ्रू लेंटिसेल, एंड ये जो है आपका ओल्ड स्टेम एंड रूट, ये किससे ऑक्सीजन लेता है बच्चों, लेंटिसेल से। लेंटिसेल्स क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, ओपनिंग होता है कॉर्क ऑफ ओल्ड स्टेम एंड रूट और ओल्ड स्टेम के ऊपर, है ना, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज करेगा, राइट। और यदि
इसका रूट है, तो रूट हेयर तो आपने देखा होगा, बहुत सारे, नहीं देखा है तो देख लेना। रूट को जब निकालोगे तो बहुत फाइन फाइन रूट हेयर दिखते हैं, इससे गैसेस एक्सचेंज करता है। रूट हेयर जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा ना, सॉइल से जो वाटर ऑब्जॉर्ब करेगा, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर स्पेस इन द सॉइल, तो यहाँ से ऑक्सीजन एयर स्पेस, छोटा छोटा मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पोर्स जो है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड वही डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर चला जाएगा सॉइल में और ऑक्सीजन विल इंटर। ठीक है, जरा इसे देखें। डे टाइम में जो है स्टोमाटा, हाँ ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ाया था कि डे टाइम फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, एंड नाइट में ऑक्सीजन लेता है प्लांट हमारी तरह, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ना, क्योंकि रात में तो उसे फोटोसिंथेसिस करना नहीं होता ना, दिन के समय ही फोटोसिंथेसिस करता है, तो कॉमन सी बात है। चलिए, मेमोरी ट्रिक क्या है, SLR, स्टोमाटा, लेंटिसेल और रूट हेयर, इनसे रिस्पिरेशन करता है प्लांट, तो याद रखोगे। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट रिस्पायर। डे में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, रात में ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। रिस्पिरेशन इन एनिमल के अंदर हमने छोड़ा था कुछ पार्ट, तो हमें इसे कंप्लीट करना है। अब जरा हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों कि प्लांट और एनिमल के अंदर कैसे होता है रिस्पिरेशन। ठीक है, तो आप देखो, प्लांट के अंदर जो है कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन एनिमल के अंदर रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। गैसेस एक्सचेंज प्लांट में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, लेकिन एनिमल में स्किन, गिल्स और लंग्स के थ्रू होगा। और प्लांट में जो रिस्पिरेशन है वो स्लो रेट से होता है और एनिमल में फास्ट होगा। ठीक है, स्टोमाटा, लेंटिसेल और रूट से होता है, अभी हमने देखा, लेकिन एनिमल में जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, एनिमल के अंदर स्किन से हो सकता है रिस्पिरेशन, ब्रोंकियल रिस्पिरेशन यानी कि जो गिल से रिस्पिरेशन होता है उसे ब्रोंकियल कहते हैं। और ये ब्रोंकियल रिस्पिरेशन कब होगा, जब एनिमल जो है जब स्किन से भी रिस्पिरेशन कर सकता है, एंड जब वाटर के अंदर रहेगा तो ब्रोंकियल रिस्पिरेशन करेगा। ठीक है, यानी कि गिल से रिस्पिरेशन करेगा। तो ओके, नाउ द रिस्पिरेशन टॉपिक इज़ एंड। और रिस्पिरेशन में और ज़्यादा कुछ नहीं हमें पढ़ना है, पहले हमने रिस्पिरेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था, एरोबिक एनारोबिक सारा कुछ आपको कवर करवा दिया है, एंड इस टॉपिक के अंदर जो भी लेफ्ट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। थैंक यू।